आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है, जब कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जज के सामने रखा जाता है, सुनवाई होती है और फिर जज का फैसला आता है। जज ने जो बोल दिया हमेशा वही होता है और वही होता आएगा। क्या होगा जब आप लोगों को पता चलेगा कि ऐसे ही केस लड़ने वाला वकील और फैसला सुनाने वाले जज के घर पर कोई ऐसा ही क्राइम हो जाए। आज की स्टोरी एक ऐसे क्राइम सीन के बारे में है कि जज के घर में ही उसी जज की डेड बॉडी मिली। आज मैं आप लोगों को जिस स्टोरी के बारे में बताने वाला हूं, जो विक्टिम है वो है प्रतिभा गौतम। आखिरकार कौन थी ये प्रतिभा गौतम, कहां की रहने वाली थी, क्या हुआ था इसके साथ और ये सब कुछ किस वजह से किया गया। चलिए जानते हैं आज की इस पूरी स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए और साथ में पिक में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस स्टोरी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। यहीं पर सर्किट हाउस कॉलोनी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहा करती थी, जिसका नाम था प्रतिभा गौतम। इन्हें यहाँ पर आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, इनकी शादी हो चुकी थी। इनके पति का नाम था मनु अभिषेक राजन। ये दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस किया करते थे। पत्नी कानपुर देहात में सिविल जज थी और पति दिल्ली में वकील। 2016 का टाइम था। 9 अक्टूबर की सुबह सुबह मनु अभिषेक अपनी पत्नी से मिलने के लिए कानपुर सर्किट हाउस कॉलोनी के उस घर में पहुंचे जहां पर इनकी पत्नी प्रतिभा गौतम रहा करती थी। अभिषेक अपनी कार से बाय रोड कानपुर से दिल्ली आया था। ये पिछली रात यानी कि 8 अक्टूबर को दिल्ली से चले होंगे, तभी 9 अक्टूबर की सुबह सुबह ये कानपुर पहुंचे होंगे। जब ये रास्ते में आ रहे थे तो इन्होंने सोचा कि ये अपनी पत्नी को कॉल करके बता दें कि मैं आ रहा हूं। कहीं आने जाने से पहले हमेशा बताना जरूरी होता है। अभिषेक ने प्रतिभा को कॉल किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। इन्होंने कई बार अपनी पत्नी को कॉल किया लेकिन फिर भी इसकी पत्नी ने इसकी कॉल का कोई रिप्लाई नहीं दिया। सर्किट हाउस कॉलोनी में आने के बाद अभिषेक अपनी पत्नी के फ्लैट पर जाते हैं। इन्होंने घर का डोरबेल बजाया, पत्नी दरवाजा नहीं खोलती। फिर अभिषेक ने डोरबेल को कई बार लगातार बजाया, दरवाजा फिर भी नहीं खुला। इसके बाद इन्होंने दरवाजे को जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। अभी भी अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। घर पर एक मेड भी काम किया करती थी, उसने भी दरवाजा नहीं खोला। पति को यहाँ बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी, लेकिन दरवाजा जो था वो अंदर से बंद था। अगर प्रतिभा घर से कहीं बाहर गई होगी तो घर का दरवाजा बाहर से बंद होना चाहिए, अंदर से नहीं। इसके बाद अभिषेक ने दरवाजा को तोड़ने की कोशिश की। इन्होंने जोर जोर से उस दरवाजे पर अपने पैरों से वार किया तो 3-4 प्रहार में दरवाजे की कुंडी टूट चुकी थी और दरवाजा खुल चुका था। इसके बाद अभिषेक अपनी परेशानी हालत में उस घर के अंदर गए। इन्होंने देखा कि इनकी पत्नी प्रतिभा पंखे से झूल रही है, इनकी दोनों हाथों की नसें कटी हुई हैं। ये देखकर अभिषेक एकदम डर जाता है। इन्होंने फटाफट से अपनी पत्नी प्रतिभा की डेड बॉडी को नीचे उतारा। कहीं कहीं ये बताया गया कि जैसे इन्होंने शव को देखा तो इन्होंने उस डेड बॉडी को छूने की कोशिश की। जैसे ही इन्होंने इसे छुआ और ये नीचे गिर गई। इसके बाद अभिषेक 9 बजे के करीब भागकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। ये उस सर्किट हाउस से करीबन 2-3 किलोमीटर दूर कानपुर कैंट पुलिस स्टेशन था। यहाँ इन्होंने ये बताया कि उनकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस वालों को जब पता चला कि ये आदमी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है तो तुरंत पुलिस वालों की एक टीम मौके वारदात पर पहुंच चुकी थी। यहाँ पर डेड बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी। अभिषेक ने बोला कि जब उसने अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखा तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने घबराहट में अपनी पत्नी की डेड बॉडी को नीचे उतार दिया। धीरे धीरे यहाँ पर एसएसपी और डीआईजी जैसे पुलिस ऑफिसर्स भी आने लगे थे। अभी से करीब 8 से 9 महीने पहले अभिषेक और प्रतिभा की शादी हुई थी। इनकी लव मैरिज थी। अगर हम इस टाइम से थोड़ा सा पीछे चलें, इन दोनों के बैकग्राउंड को देखा जाए तो प्रतिभा गौतम उत्तर प्रदेश की उमरई नामक इलाके की रहने वाली थी। बचपन से ये काफी ज्यादा होनहार और तेज तर्रार लड़की थी। इनके पिता जो थे वो बैंक में जॉब करते थे। ये एक मिडिल क्लास फैमिली थी। प्रतिभा को पढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक था। ये अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहती थी। इन्हें एक वकील बनना था, इसीलिए इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद ये लखनऊ आ गई। लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने LLB की पढ़ाई कंप्लीट की, लॉ की डिग्री हासिल की। इसी पढ़ाई के दौरान इनका मन वकालत से हटकर जज की ओर आ चुका था। लखनऊ से LLB की डिग्री हासिल कर लेने के बाद प्रतिभा दिल्ली आती हैं। यहाँ पर इन्होंने LLM की पढ़ाई
की। ये LLB से एडवांस कोर्स होता है। LLM का कोर्स कंप्लीट करने के टाइम पर प्रतिभा जुडिशियल कोर्स की तैयारी शुरू कर देती है। इन्हीं दिनों एक लड़का भी इसी तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर आया, जिसका नाम था मनु अभिषेक राजन। ये एक बड़े घराने से बिलोंग किया करता था। इनके पिता सुरेश चंद्र राजन एक जज थे जो कि रिटायर हो चुके थे। ये CBI और NGT में कई जगहों पर जज रह चुके थे। पिता के जज होने के अलावा मनु अभिषेक की बहन दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकील थी और इसका बहनोई भी यहीं पर जज थे। ऐसे ही अभिषेक के करीब 7 रिश्तेदार जुडिशियल सर्विसेज में थे। कोई वकील था तो कोई जज। अभिषेक खुद भी जज बनने की तैयारी कर रहा था। इसी तरह 2012-13 के दरमियान मनु अभिषेक और प्रतिभा गौतम मिलते हैं। कोचिंग में आने जाने के दौरान इनकी छोटी छोटी मुलाकातें होनी शुरू हो जाती हैं। इनमें दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। समय के साथ साथ प्यार इतना बढ़ चुका था कि इन दोनों की प्यार की बात अब शादी तक आ चुकी थी। अब ऊपर से इन दोनों के घर वालों को कोई भी आइडिया नहीं था कि इनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ और। अभिषेक के घर वाले तो दिल्ली के करोल बाग में रहा करते थे और प्रतिभा के घर वाले उत्तर प्रदेश के उरई में रहा करते थे। साल 2013 में UPPCS का एग्जाम होता है। ये दोनों ये एग्जाम देते हैं। इस एग्जाम को पास कर लेने के बाद इन दोनों के लिए अपने सपने को पूरा करने का दरवाजा ओपन हो जाता है। प्रतिभा इस एग्जाम को क्लियर कर लेती है, इसका सिलेक्शन हो जाता है, पर अभिषेक का कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद प्रतिभा को यहाँ पर अब जज की ट्रेनिंग करनी थी। ये ट्रेनिंग में लग चुकी थी और अभिषेक जो था उसका सपना अधूरा रह चुका था। ये जज नहीं बन पाया। ये सिर्फ अब यहाँ पर वकालत ही कर सकता था। अभी भी ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, साथ रहने की कस्में खा रहे थे। एक दिन प्रतिभा अपने घर वालों को बताती है कि उसे एक लड़के के साथ प्यार हो चुका है, वो आगे चलकर शादी इसी लड़के के साथ करेगी। उधर अभिषेक के परिजनों को भी ये बात पता चल चुकी थी। दोनों के घर वाले इस शादी का लगातार विरोध कर रहे थे। इन दोनों के घर वाले इस शादी के खिलाफ होते जा रहे थे। इधर प्रतिभा के घर वालों का मन ये था कि इनकी बेटी अपने से बड़े ऑफिसर से शादी करे, IPS से शादी करे, ना कि किसी छोटे मोटे वकील से। और इन दोनों में कास्ट को लेकर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। प्रतिभा के घर वाले शादी से साफ साफ मना कर देते हैं, पर यहाँ तो प्रतिभा के दिलो दिमाग में अभिषेक ही छाया हुआ था। ये सिर्फ इसी लड़के से ही शादी करना चाहती थी। अब यहाँ पर अभिषेक भी इसी से ही शादी करना चाहता था, पर इसके घर वाले भी राजी नहीं हो रहे थे। इन सभी के विरोध के बावजूद इन दोनों का प्यार एकदम बरकरार रहा। आगे चलकर प्रतिभा की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। फिर 2015 में इसकी पोस्टिंग कानपुर में एडिशनल सिविल जज के तौर पर हो चुकी थी। ये अपनी सर्विस में लग चुकी थी। जज के तौर पर ये अपने केसेस को देखने लगी, फैसला सुनाने लगी। वहां अभिषेक भी दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करने लगा। अब बेशक ही इन दोनों में दूरियां आ चुकी थी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अभी भी बहुत करीब थे। कभी प्रतिभा अभिषेक से मिलने के लिए दिल्ली आ जाया करती थी, तो कभी अभिषेक प्रतिभा से मिलने के लिए कानपुर आ जाया करता था। आगे 29 जनवरी 2016 को मनु अभिषेक और प्रतिभा गौतम बिना अपने घर वालों को बताए दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में चोरी छिपे शादी कर लेते हैं। लीगली भी इन दोनों ने शादी कर ली थी, जो कि इन दोनों के घर वाले शादी को मान नहीं रहे थे। इसीलिए इन दोनों के पास अब यहाँ कोई चारा नहीं बचा। शादी के बाद भी ये दोनों अपने घर वालों को मनाते रहे। अभिषेक के घर वाले तो यहाँ एक बार तो मान भी चुके थे, लेकिन जो प्रतिभा के घर वाले थे उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया था कि हम इस शादी के हमेशा खिलाफ रहेंगे। फिर 2 महीनों के बाद 23 अप्रैल को इन लोगों ने दिल्ली में सभी को पार्टी देकर अनाउंस किया कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। ये दोनों अब एक बंधन में बन चुके हैं। इस पार्टी में प्रतिभा के घर वाले बिल्कुल भी नहीं आए। वो बहुत ज्यादा अपनी लड़की से नाराज थे। इन्हें 2 महीनों के बाद पता चला कि इनकी बेटी ने शादी कर ली है। ये लोग अभी भी अभिषेक को अपना दामाद मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। अभिषेक के घर वाले तो प्रतिभा को बहू के तौर पर अपना लेते हैं, लेकिन प्रतिभा के घर वाले अभिषेक को दामाद के तौर पर अपना ही नहीं रहे थे। यहीं पर अभी ये सब चीजें चल रही थी। शादी के बाद अभिषेक और प्रतिभा कानपुर के सर्किट हाउस कॉलोनी में आ गए। यहीं पर प्रतिभा को सरकारी आवास मिला हुआ था। इसी कॉलोनी में IPS और IFS जैसे बड़े ऑफिसर्स भी रहा करते थे। जिले में जितने भी सरकारी लोग थे ज्यादातर यहीं इसी कॉलोनी में रहा करते थे। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद अभिषेक वापिस
दिल्ली चला गया अपनी जॉब पर वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए कानपुर से दिल्ली और दिल्ली से कानपुर आते जाते रहते थे। धीरे धीरे शादी को 8 से 9 महीने बीत चुके थे। 9 अक्टूबर 2016 को सुबह अभिषेक प्रतिभा से मिलने के लिए इसके सरकारी आवास पर आया। आगे वही हुआ जो मैं आप लोगों को शुरू में बता चुका हूँ कि दरवाजा अंदर से बंद था। अभिषेक दरवाजा तोड़कर अंदर गया, प्रतिभा को पंखे से टंगा हुआ देखा। इसने अपनी पत्नी प्रतिभा के शव को नीचे उतारा और वो पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस वाले मौके वारदात पर तुरंत पहुंचे। ये मामला एक जज का था, हाई प्रोफाइल ये केस था। अभिषेक वकील दुखी हालत में खड़ा हुआ था। जज प्रतिभा जमीन पर पड़ी हुई थी। इनके गले में दुपट्टे का फंदा लिपटा हुआ था। इनकी दोनों हाथों की नसें कटी हुई थी। पुलिस वालों ने फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया और वहां पर फोरेंसिक जांच पड़ताल होनी थी और इधर पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन करने में लगे हुए थे। क्राइम सीन की हर एक डिटेल्स को ध्यान में देखा गया, इसे समझा गया। जैसा कि अभिषेक ने एसएसपी को बताया कि जब ये यहाँ पर आया तब बॉडी पंखे से टंगी हुई थी। जैसे ही उसने उसे टच किया बॉडी जमीन पर गिर गई। प्रतिभा ने खुदकुशी की है। ये सब देखकर पुलिस वालों ने सोचा कोई इंसान दो तरह से अपनी खुद की जान क्यों लेगा, या तो ये नस काटेगा या फिर वो पंखे से झूलेगा। जब नस कटती है तब रक्त एकदम बाहर आने लगता है, तो इससे इंसान जल्दी से जल्दी बेहोश होने लगता है। इस हालत में वो फांसी कैसे ले सकता है। इसके बाद फोरेंसिक टीम ने गले से दुपट्टा हटाया। गले पर 3 बार किसी धारदार चीज से वार किया गया था। देखने पर यह लगा कि इसे रेजर ब्लेड से काटा गया है। फंदे से गले पर ओ मार्क का शेप बना हुआ था। आमतौर पर जब कोई शख्स खुद को ऐसे फंदे पर लटकाता है या फिर किसी क्रिमिनल को फांसी दी जाती है तो उसके गले पर वी या फिर यू शेप का मार्क बनता है, क्योंकि शरीर का पूरा भार गले की आगे साइड पर आ जाता है जहां पर फंदे का पूरी तरीके से खिंचाव होता है। इस फंदे का निशान गले के पिछली साइड पर भी आता है, लेकिन इतना नहीं आता। अगर किसी को जमीन पर ही फंदे से गला घोटे तब वो ओ मार्क बनेगा। हाँ, कुछ शातिर क्रिमिनल ही ऐसे क्राइम सीन को अंजाम दे सकते हैं कि ये एक फांसी लगे। प्रतिभा के दोनों हाथों की नसें रेजर ब्लेड से कटी हुई थी। इसके अलावा भी कई कट के निशान थे। एक हाथ पर 6 निशान थे और दूसरे हाथ पर 8 निशान थे। टोटल देखा जाए तो कट्स 14 आए हुए थे। यहाँ पर वारदात की खबर फैलने लगी। मीडिया के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। पुलिस वाले प्रतिभा के मायके में भी कॉल कर देते हैं। प्रतिभा के पिता ने फोन उठाया और इनसे बताया गया कि आपकी बेटी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है। ये लोग भी बदहवास में कानपुर के उस घर में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर प्रतिभा के माताजी की किसी चीज की हाल ही में सर्जरी हुई थी। इनकी तबीयत भी अभी ठीक नहीं थी। प्रतिभा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आगे चलकर कुछ लोगों ने पुलिस वालों को क्रिटिसाइज करते हुए ये बोला कि इन लोगों ने एक जज के मृत शरीर को टेम्पू में हॉस्पिटल भेजा। कायदे से एक एम्बुलेंस बुलानी चाहिए थी और उसमें प्रतिभा के शव को रखा जाना था और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया। हॉस्पिटल में भी जज का शरीर एक ऐसे ही कोने में रखा गया था। इन्हीं सब के चलते यहाँ पर रात में बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। खैर, यहाँ पर क्राइम सीन की बात की जाए तो फोरेंसिक टीम उस पंखे को देखते हैं जिसे अभिषेक ने बताया कि प्रतिभा यहीं से लटकी हुई थी। पंखे पर रक्त के निशान पाए गए। लगा कि नस काटने की वजह से ये खून यहाँ पर आ गया होगा, पर ये निशान छींटों की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। आगे फोरेंसिक टीम को ये लगा कि भाई हाँ, नस काटी होगी तो हाथ पर खून आया होगा, तो उसके निशान पंखे पर रह गए होंगे। जिस रोड से पंखा लटक रहा था वो इतनी मजबूत भी नहीं थी कि वो प्रतिभा का वजन उठा ले। अगर कोई पंखे से लटकने की कोशिश करता है तो रोड पर निशान पड़ता है। यहाँ पर क्राइम सीन को देखकर ऐसा लगा कि शव को इस पर जरूर लटकाने की कोशिश की गई है, ना कि प्रतिभा अपनी मर्जी से लटकी है। घर में प्रवेश करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जहाँ से मनु अभिषेक दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसा था। पुलिस वालों ने अब दरवाजे पर गौर किया। उसकी कुंडी थोड़ी सी ढीली थी मगर कुंडी टूटी नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में अगर दरवाजे को बंद किया जाए तो वो दरवाजा बहुत ही मजबूती से बंद होगा। दरवाजा अगर टूटा होता तो उसे दोबारा बंद करने में जरूर दिक्कत आती, पर यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसे पुलिस वालों की नजर अभिषेक पर अब टिक चुके थे। इसी ने ही बोला था कि ये दरवाजा तोड़कर इस घर के अंदर घुसा था। अब पुलिस वालों ने अभिषेक से पूछताछ करना शुरू कर दिया। एसएसपी अभिषेक से कुछ सवाल करते हैं। पहले पूछा गया कि जब तुम यहाँ पर आए तब तुमने यहाँ पर क्या देखा। अभिषेक ने बताया कि दरवाजा तोड़कर ये अंदर आया, पंखे से प्रतिभा झूल रही थी। पुलिस वाले इससे आगे कुछ पूछ
पाती तो ये उससे पहले ही शुरू हो चुका था कि दिल्ली से यहाँ पर आया था, बाय रोड आया, ये मेरी टोल प्लाजा की स्लिप है, आप ये देख लीजिए, सीसीटीवी भी देख सकते हैं, कॉल डिटेल्स देखिए, मैंने यहाँ आने से पहले प्रतिभा को कई बार कॉल किया था, आप मेरी लोकेशन भी देख सकते हैं। मतलब ये पता नहीं क्यों लेकिन खुद की ही इतनी ज्यादा डिटेल दिए जा रहा था, जबकि पुलिस वाले इससे कुछ भी इन चीजों के बारे में पूछ ही नहीं रहे थे। इससे पुलिस वालों के मन में अभिषेक को लेकर अब शक पैदा होने लगा था। साथ ही में ये बार बार कहीं पर जाने की बात बोल रहा था कि मैं अभी आता हूँ, लेकिन पुलिस वालों ने उसे कहीं पर भी जाने नहीं दिया। अभिषेक ने खुद शव को पंखे से उतारा था। ये तो वकील था, जानता था कि क्राइम सीन में क्या क्या किया जाता है, कैसे छोटी छोटी चीजें यहाँ पर पूरे केस को बदल कर रख सकती हैं। सवाल इस बात का भी था कि अभिषेक पुलिस वालों को कॉल कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा क्यों नहीं किया, बजाय इसके कि ये 2-3 किलोमीटर तक चलकर गया और इसने पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस वालों को बताया। ये वहीं पर कॉल कर देता तो पुलिस वाले तुरंत उस जगह पर पहुंच जाते। अभिषेक ने बोला कि ये बहुत घबरा रहा था, इसे उस टाइम पर कुछ भी नहीं सूझा। 2 बार इसने पुलिस वालों के पास जाकर मदद मांगी, लेकिन कोई भी नहीं आया। पर यहाँ पर क्राइम सीन पर मौजूद उन पुलिस वालों ने बोला कि ये तो सिर्फ यहाँ पर एक ही बार आया था। वैसे इसी कॉलोनी में बड़े बड़े ऑफिसर्स का भी घर था, नीचे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी थे। जब दरवाजा नहीं खोला तो इसने उन्हें जाकर क्यों कुछ नहीं कहा। डेड बॉडी देखने के बाद जब अभिषेक घर से बाहर निकला, जब पुलिस को बुलाने के लिए, तब इसने बाहर किसी गार्ड को क्यों नहीं बताया। ये भी शक पैदा करने वाली बात हो चुकी थी। प्रतिभा के माता पिता भी मौके पर आ चुके थे। इन्होंने अभिषेक और इसके परिवार पर प्रतिभा की मृत्यु का इल्जाम लगा दिया था। ये आदमी प्रतिभा को इसके माता पिता से बिल्कुल भी बात नहीं करने देता था। वो हमेशा दुखी रहा करती थी। पूरी तरह से ये लोग इसे कंट्रोल किया करते थे। इसी दिन प्रतिभा के पिता अभिषेक और इसके माता पिता के ऊपर ये केस दर्ज करवा देते हैं। सेक्शन 302 यानी कि मर्डर और 304 भी यानी कि दहेज की वजह से हुई मृत्यु के तहत यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। या तो अभिषेक ने मर्डर किया है या फिर उसे खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया गया है, ऐसा प्रतिभा के पिता का कहना था। प्रतिभा की लाइफ में एकदम ठीक चल रहा था। वो सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की थी। 5 साल लखनऊ में रही, 6 साल दिल्ली में रही। सब कुछ वो अकेले ही मैनेज करती थी। खुद से वो कमा धमा रही थी, मेंटली स्ट्रांग थी। आखिरकार वो खुद से क्यों खुद की जिंदगी समाप्त कर देगी। 9 अक्टूबर की रात को प्रतिभा का पोस्टमार्टम हुआ। 4 डॉक्टर्स की टीम ने यह काम किया था। पोस्टमार्टम में ये बहुत सारी चीजें सामने आई। मृत्यु का कारण यह बताया गया कि उसका दम घुटा गया था, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होना। लेकिन इससे पहले प्रतिभा के साथ मारपीट भी की गई थी। किसी लाठी से लगातार इसके ऊपर बहुत बार वार किए गए थे। हाथों और कलाई पर रेजर ब्लेड के 14 निशान, गले पर 3 निशान। इसके अलावा शरीर के अलग अलग हिस्सों पर लाठी के 20 छोटे बड़े निशान पाए गए थे। साथ में स्ट्रगल के भी निशान मिले, जैसे कि मारपीट के दौरान विरोध करते टाइम पर होता है। इसके अलावा एक और चीज सामने आई, प्रतिभा गौतम 3.5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। आखिरकार कोई शादीशुदा औरत जो जज है, इतना बढ़िया काम कर रही है, मां बनने वाली है, वो खुद की जान क्यों लेगी? यहीं पर एक सबसे बड़ा सवाल पैदा हो चुका था। अगर उसने ये खुदकुशी वाला कदम अगर उठाया भी है तो उसके शरीर पर चोटों के निशान कैसे आए? हाथों पर ब्लेड से काटने के निशान कैसे आए? मनु अभिषेक बार बार बयान को लगातार बदल रहा था और उसी बयान को दोबारा बोलने के लिए भी वो झिझक रहा था। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस वालों का शक अभिषेक के ऊपर और ज्यादा गहरा हो चुका था। पुलिस वालों ने इसे हिरासत में ले लिया। पुलिस वालों को हर एक कदम अब यहाँ पर फूक फूक कर रखना था, क्योंकि मनु एक वकील था, साथ में इसके पिता एक रिटायर्ड जज थे, बहनोई भी जज था, इसकी बहन भी वकील थी। सब कुछ यहाँ पर सोच समझ कर चलना था। अभिषेक को अब यहाँ पर कोर्ट में पेश किया जाता है। वैसे आमतौर पर 7 से 14 दिनों की कस्टडी मिलती है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर इतना ज्यादा था कि सिर्फ यहाँ पर अभिषेक को 7 घंटों की ही कस्टडी मिली। उधर पोस्टमार्टम करने के बाद प्रतिभा का शव प्रतिभा के घर वालों को सौंप दिया गया था। उराई में एकदम जैसे कोहराम सा मच चुका था। प्रतिभा के माता पिता, भाई बहन सभी लोग रो रहे थे, एकदम फूट फूट कर वो रोकर परेशान हो चुके थे। उन्होंने पहले ही इस शादी को करने से मना किया था। प्रतिभा का परिवार कहने लगा कि पता नहीं उसके परिवार में कौन सा जादू उसने किया था कि प्रतिभा ने उससे शादी कर ली। कभी कभार जब भी उसका फोन आता था तो वो हमेशा दुखी लगती थी। बहन जब भी उससे कुछ पूछती थी तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती थी। इस हद तक वो प्रतिभा को कंट्रोल कर रहे थे। इधर पुलिस वाले अभिषेक से पूछताछ शुरू करते हैं। प्रतिभा के फोन को लेकर उसकी जांच पड़ताल की जाती है। इधर अभिषेक
अभिषेक के फोन की भी जांच पड़ताल कर दी गई। इस आदमी के फोन से प्रतिभा और उसकी व्हाट्सएप चैट मिली, जिसमें बहुत सारी चीजें सामने आई। लगा प्रतिभा और अभिषेक में लगातार कोई झगड़ा चल रहा था। अभिषेक की व्हाट्सएप चैट को देख लेने के बाद ये पता चला कि अभिषेक ने प्रतिभा को धमकी भी दी थी। अभी तक जो भी सबूत सामने आ रहे थे, चाहे वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे या फिर टेक्निकल एविडेंस हो या फिर कुछ और, वो सारा कुछ अभिषेक के खिलाफ ही था। पुलिस वालों ने अपने तरीके से पूछताछ शुरू कर दी। सिर्फ कुछ ही घंटों में अभिषेक स्वीकार कर लेता है कि प्रतिभा के कत्ल के पीछे इसी का हाथ है। आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया? इसने अपनी ही पत्नी को क्यों मार डाला, जिसकी शादी अभी कुछ 9 से 10 महीने पहले ही हुई थी? इसका मोटिव क्या था? अभिषेक पुलिस वालों को सब कुछ डिटेल में बताता है। बात यहाँ पर तब शुरू हुई जब इसने प्रतिभा से शादी की थी। प्रतिभा के घर वाले इसकी शादी से खिलाफ थे। जब इन दोनों ने एग्जाम दिया था तो यहाँ पर एक का सिलेक्शन हो चुका था और एक यहाँ पर फेल हो चुका था। मनु अभिषेक ने मान लिया कि उसकी किस्मत में वकील बनना ही लिखा हुआ है, पर उसकी पत्नी एक जज बन चुकी थी। ये सब तो बाद की बात थी। शादी के बाद दोनों कानपुर के आवास में खुशी खुशी रहने लगे। शादी के 7 से 8 महीनों के बाद प्रतिभा ने अभिषेक को खुशखबरी दी कि तुम पिता बनने वाले हो। प्रतिभा अक्टूबर में 3 से 3.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। इस खुशखबरी से अभिषेक को इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर प्रतिभा बहुत ज्यादा खुश थी। इसने अपनी माँ को बताया। लगा कि अब शायद इसके परिवार वाले अभिषेक को अपना लेंगे। माँ अपनी बेटी की खबर सुनकर बहुत खुश हुई। ये प्रतिभा से मिलना चाहती थी। इधर अभिषेक के दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही थी कि इसकी पत्नी इससे बड़े पद पर है, इसका रुतबा मेरे से ज्यादा है, इसके घर वाले भी मुझे दामाद में स्वीकार नहीं कर रहे, ऊपर से एक बच्चा भी आने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये थोड़ा रंगीन मिजाज का था, दोस्तों के साथ घूमता फिरता था, मौज मस्ती करता था। बच्चा होगा तो उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, इसके ऊपर नई जिम्मेदारी आ जाएगी। ये आजादी से आगे मौज मस्ती नहीं कर पाएगा। मोटे मोटे तौर पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो अभिषेक अपना बच्चा इस दुनिया में बिल्कुल नहीं चाहता था। इसने प्रतिभा से बोला कि तुम बच्चा गिरा दो, अभी हम दोनों का करियर शुरू हुआ है, हमें सिर्फ अभी करियर पर ही फोकस करना चाहिए, बच्चे के बारे में हम आगे सोचेंगे। प्रतिभा बच्चे की खबर से बहुत खुश थी कि इसकी जिंदगी में आगे बढ़ने और ये अब एक माँ बनने के लिए तैयार थी। इसने बच्चा गिराने से साफ साफ इनकार कर दिया था। इन सब कारणों के चलते इन दोनों में अब झगड़े होने शुरू हो चुके थे। अभिषेक पहले से ही अपनी पत्नी को माता पिता से बात करने से रोका टोका करता था। अब तो वो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका था। भले ही प्रतिभा बाहर एक जज थी, लेकिन घर के अंदर वो सिर्फ एक पत्नी थी। अपने घर वालों से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, ना ही वो ज्यादा मिला करती थी। 7 अक्टूबर को प्रतिभा की माँ ने अपनी बेटी से बोला कि वो उससे मिलना चाहती हैं। जब ये बात अभिषेक को पता चली, तब वो अपनी पत्नी को बहुत सुनाता है कि तुम उन लोगों से क्यों बात कर रही हो, बात करने से पहले तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। आखिरकार कितने दिन प्रतिभा अपने पति का जुल्म सहन करती रहती। उसने कहा कि अब वो अपना बच्चा बिल्कुल नहीं गिराएगी और ना ही वो अपने परिवार वालों से बातचीत करना बंद करेगी। 1 अक्टूबर को मनु अपने दोस्तों के साथ हिल स्टेशन घूमने के लिए गया था और यहाँ 7 अक्टूबर को अपनी पत्नी पर इस तरह का मानसिक प्रेशर बना रहा था। खुद तो घूम फिर रहा था, लेकिन वो अपनी पत्नी को लगातार परेशान भी कर रहा था। दोनों व्हाट्सएप चैट पर भी बातें किया करते थे, लड़ा झगड़ा करते थे, बच्चे को गिराने की बात भी होती थी, कॉल पर भी होती थी और चैट्स पर भी यही बातें चलती थी। 7 अक्टूबर को इन दोनों की लड़ाई हुई। प्रतिभा ने बोला कि मैं दिल्ली आ रही हूँ। अभिषेक ने बोला मत आओ। 8 अक्टूबर को अभिषेक हिल स्टेशन से दिल्ली आने वाला था। इधर पत्नी को तकलीफ देकर पति बड़े ही मजे से घूम रहा था और ये ऐसा कैसे कर सकता है। 8 अक्टूबर की शाम को प्रतिभा ट्रेन से दिल्ली पहुंची। अभिषेक इन्हें लेने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आया। इसने अपनी कार से प्रतिभा को पिक किया। दोनों पहले से ही एक दूसरे से बहुत नाराज थे। इन दोनों की गाड़ी में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। उसके बाद प्रतिभा रास्ते में ही उतरकर वापस कानपुर के लिए निकल जाती है। पति ने भी प्रतिभा को छोड़ दिया। तुमने जहाँ जाना है जाओ, मुझे कुछ मत कहो। फिर अभिषेक के दिमाग में पता नहीं अचानक क्या आया कि वो कानपुर के लिए निकल गया बाय रोड अपनी कार से। 8 से 9 घंटों तक अपनी कार से ड्राइव करने के बाद ये कानपुर पहुंचा। 5 से 5:30 बजे के बीच ये सर्किट हाउस कॉलोनी में आया। वहां इस कॉलोनी में वैसे पड़ोस में क्या क्या हो रहा है किसी को कुछ भी लेना देना नहीं होता था। कोई भी किसी चीज की भनक नहीं होती। जिस फ्लैट में प्रतिभा रहा करती थी, उससे नीचे वाले फ्लैट में एक रिपोर्टर ने डोरबेल बजाई, ये देखने के लिए कि उन्हें कत्ल के बारे में कुछ पता है या नहीं।
लेकिन किसी ने भी कोई दरवाजा नहीं खोला। लेकिन ये दरवाजा भी अंदर से बंद था। आसपास क्या हो रहा है किसी से कोई मतलब नहीं। खैर अभिषेक प्रतिभा के फ्लैट में पहुंचा। दोनों लड़ाई झगड़ा करते हैं। अभिषेक ने डंडे से प्रतिभा को बहुत मारा, फिर एक रेजर ब्लेड से शरीर पर वार किया, गले पर भी वार किया। प्रतिभा विरोध करती है और वो जमीन पर गिर जाती है। लगा कि इसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। फिर अभिषेक ने प्रतिभा के पहने हुए दुपट्टे से उसका गला दबा दिया। थोड़ी ही देर में प्रतिभा ने अपना दम तोड़ दिया। इसे खुदकुशी का रूप देने के लिए अभिषेक ने दुपट्टे को गले में बांधकर उसे पंखे से टांगने की भी कोशिश करता है, पर ये असफल रहा। फिर इसने वहीं डेड बॉडी को नीचे लेटा दिया और वहां पर वेट करने लगा। इसी दौरान इसने प्रतिभा के फोन को लिया और वो प्रतिभा के फोन से सारी व्हाट्सएप चैट को डिलीट कर देता है। मोबाइल फोन में सारे सबूत मिटा दिए गए। फिर ये अपने फोन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करता। ये चीज करना भूल चुका था। मर्डर से 3-3.5 घंटों के बाद 9 बजे ये कानपुर कैंट रेलवे स्टेशन जाता है। जिस लड़की ने जिसके लिए अपने पूरे परिवार से बगावत की, जो मां बनने वाली थी, 3 महीने की वो प्रेग्नेंट थी, उसका ही इसने मर्डर कर दिया था। मौकाए वारदात से दुपट्टा बरामद हो चुका था, लेकिन जिस ब्लेड से काटा गया वो ब्लेड नहीं मिला। वैसे मर्डर करने से पहले अभिषेक ने काम करने वाली मेड और प्रतिभा की ड्राइवर को छुट्टी पर भेज दिया था। इसका मतलब ये कई दिनों से कत्ल की प्लानिंग कर रहा होगा। प्रतिभा के पिता द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार अभिषेक को मेन अक्यूज्ड और उसके माता पिता को को अक्यूज्ड बना दिया गया। मनु के व्हाट्सएप चैट से मर्डर का मोटिव पता चला कि ये बच्चा नहीं चाहता था, अपनी पत्नी से लगातार झगड़ा कर रहा था। वैसे मनु अभिषेक पुलिस वालों की गिरफ्त में था, लेकिन उसके माता पिता यहाँ फरार हो चुके थे। इनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया। फिर अभिषेक के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया। सुप्रीम कोर्ट इन्हें कानपुर में सरेंडर करने का आदेश देती है। 18 अक्टूबर को दोनों भागे हुए आरोपी कानपुर में ही पेश हो जाते हैं। आगे अभिषेक सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक बेल की अर्जी लगाता रहता है, लेकिन सभी ने इसको बेल देने से इनकार कर दिया। 2022 आते आते अभिषेक को करीब 5 साल हो चुके थे। अप्रैल 2022 में हाई कोर्ट ने अभिषेक को जमानत पर बाहर कर दिया था। अभी ये केस कानपुर सेशन कोर्ट में चल रहा है। फैसला भी यहाँ पर आना बाकी है। जो भी होगा आपको कमेंट में पिन करके बता दिया जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी प्रतिभा गौतम के बारे में, जो एक जज थी और इसी जज का बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। क्योंकि इसका पति बच्चा नहीं चाहता था। और सच में ये कितनी सोचने वाली बात है, कितनी बेरहमी वाली बात है। एक लड़की ने अपने घर वालों को छोड़कर लड़के का साथ दिया, उसके साथ शादी की और फिर भी उसके पति ने ही इसके साथ ऐसा कर दिया। तो ये थी पूरी कहानी। आप बताइए आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? क्या आप लोगों ने पहले ये कहानी कभी सुनी है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट आफरीन को, कमेंट पिक में डू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।